हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, अपना जो सेशन चल रहा है ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज का, जिसमें कि हमने आपसे बोला है कि हम आपको इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चंस कवर कराएंगे। तो इसमें अभी अपन आगे शुरू करेंगे। यूजीसी नेट के जो भी पेपर हुए हैं उन सभी को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, और यूजीसी नेट के पेपर आपको प्रॉफिट देंगे कहाँ पे, जब आपका जो दिसंबर में एग्जाम है यहाँ पे आपको काफी इनसे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों को हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, वो क्या है, पूरी की पूरी व्याख्या के साथ में हम यहाँ पे आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है। आज का जो अपना सेशन है, जो पेपर सॉल्व करेंगे वो जून 2019 में पेपर हुआ था, इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है ये कि टी एस आरेख, ये क्या होता है, एक आरेख होता है। और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन के निर्माण और हद को निर्धारण करने में सहायता करता है। तो अगर आप टी एस आरेख के बारे में जानेंगे तो ये जो करता है ऊर्जा के संबंध में होता है ये, तो यानी कि डी ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा, जल राशियों का हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टीएस आरेख यानी कि तापमान एंट्रोपी आरेख इसको कहा जाता है। इस आरेख का प्रकार है जो कि अक्सर ऊर्जा हस्तांतरण चक्रों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, उसका जो चक्र चलता रहता है ऊपर से नीचे की ओर में, उसमें उसका मापन करने के लिए इस आरेख का प्रयोग किया जाता है। और इस आरेख द्वारा जल राशियों में तापमान में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। जो भी तापमान में परिवर्तन होता है वो इसी आरेख के द्वारा यहाँ पे पता लगाया जाता है। कार्यशील तरल पदार्थ अक्सर उनके टीएस आरेख के आकार के आधार पर ही वर्गीकृत किए जाते हैं। यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं उनका अगर वर्गीकरण किया जाए तो वो किसके आधार पर किया जाता है, वो इस टीएस आरेख के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पीडीएफ आपकी आज की थोड़ी लहराती हुई इसलिए है क्योंकि ये बुक से बनी हुई पीडीएफ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी तप्त द्वीप अर्बन हीट आइसलैंड की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा जो अर्बन हीट आइसलैंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उच्च पवन की गति हो जाएगी, वायुमंडलीय प्रदूषण हो जाएगा, शहरों के भवन हो जाएंगे, शहरों के केंद्रीय तापन प्रणाली हो जाएगी। तो इसमें क्या पूछा गया है, तप्त द्वीप यानी कि जो हीट आइसलैंड है उसमें पवनों की गति से कोई भी संबंध नहीं होगा, बाकी की वायुमंडलीय प्रदूषण इसमें संबंधित हो जाएगा, शहरों के जो भवन है वो भी इसी से संबंधित हो जाएंगे, शहरों के केंद्रीय तापन प्रणाली भी इसी से संबंधित हो जाएगी। व्याख्या देख लीजिए। उच्च पवन गति शहरी तप्त द्वीप अर्बन हीट आइसलैंड की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। देख लीजिए आगे। नगरीकरण की प्रक्रिया द्वारा संबंधित नगर एवं उनके आसपास के क्षेत्रों के विकिरण एवं ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो जाता है। जब नगरों की प्रक्रिया, नगरीकरण की अगर प्रक्रिया से संबंधित तो बात आए, तो उसमें आप बताएंगे कि जो भी उसके आसपास के नगर हैं, उनके क्षेत्रों का जो भी विकास हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का जो संतुलन होता है या फिर ऊष्मा जो चलती होती है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। नगरों को केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र या फिर चौक क्षेत्र में उच्च तापमान को ऊष्माद्वीप कहा जाता है। जो नगर होता है उसका एक केंद्रीय क्षेत्र होता है, कोर एरिया, वहां पर जो चौक क्षेत्र इसको बोल सकते हैं, यानी कि जो बीच वाला क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर को, जो वहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसको कहा जाता है ऊष्माद्वीप या फिर अर्बन हीट आइसलैंड बोला जाता है इसको। अधिक तेज तथा प्रबल वायु के कारण ऊष्माद्वीप का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च पवन की गति नहीं होगी, बाकी के तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पॉजिटिविज्म का दर्शन निम्नलिखित में से किस में विश्वास नहीं करता है। पॉजिटिविज्म किस में विश्वास नहीं करेगा, अनुमान लगाएगा, हाँ, वस्तु परख रखेगा, तथ्य रखेगा, सत्य रखेगा। अगर वो पॉजिटिव ही है तो वो उसमें अनुमान अनुमान क्यों लगाएगा। ठीक है, वो तो एकदम सटीक है ना। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद का दर्शन अनुमान में विश्वास नहीं करता है। प्रत्यक्षवाद जो होता है उसके अनुसार अगर आप जानेंगे तो इसमें विज्ञान के सिर्फ वास्तविक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि जो विज्ञान का वास्तविक जो तथ्य है, जो एक सफिशियंट है, उसको माना जा सकता है, उसमें उसके साक्ष्य दिए जा सकते हैं, उसी को वो मानेगा। सामाजिक मूल्य या फिर मान्यताओं पर आवश्यकताओं से उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा है,
ये कहा है किसने? पॉजिटिव यानी कि जो प्रत्यक्षवाद वाले दर्शन शास्त्र करते हैं, इन लोगों ने कहा है वास्तविक जगत में कोई तत्व या फिर तथ्य जैसा नहीं है। जिस स्थिति में है उसकी उसी रूप में व्याख्या करना ही क्या होता है? प्रत्यक्षवाद है। जो जिस रूप में दिख रहा है उसकी उसी रूप में व्याख्या कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षवाद हो जाएगा। उसमें फेरबदल मत करिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सी माप की स्केल टोर्नेडो की गंभीरता और उससे होने वाली क्षति को बताती है? कौन सी स्केल हो जाएगी ये? सुफी सिम्पसन स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल, फुजिता स्केल या फिर रिक्टर स्केल? तो जो बताती है आपकी टोर्नेडो की माप के और उसकी गंभीरता को बताती है वो हो जाएगी आपकी फुजिता स्केल। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। फुजिता स्केल टोर्नेडो की गंभीरता और उससे होने वाली क्षति को बताती है। जो सफीर या सफीर सिम्पसन स्केल होता है ये चक्रवात की गति को बताता है। और रिक्टर स्केल जो होता है ये बताता है भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। ठीक है, सभी स्केल समझ में आ गए आप लोगों के। तो आगे बढ़ेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की उस नदी को पहचानना है जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है? इसका अमरकंट जो उद्गम है अमरकंटक से पठार से होता है। ये क्या दी गई है? नदी की विशेषताएं दी गई है। नदी का नाम आगे मिलेगा आप लोगों को। यह गंगा की सहायक नदी है। दोनों ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म में इसमें जल भराव रहता है, यानी कि कैसी नदी हो जाएगी? मौसमी नदी हो जाएगी। तो इसका कहाँ से कौन सी नदी की बात कर रहा है ये? अगर इसमें देखा जाए तो नर्मदा नदी है। ये कहीं से भी गंगा की सहायक नदी नहीं है। कोसी नदी हो जाएगी। कोसी में अमरकंटक से नहीं निकलती है। रामगंगा अमरकंटक से नहीं निकलती है। तो सोन नदी की ये बात कर रहा है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम अगर देखें तो आपको मिलेगा अमरकंटक के पठार से। ठीक है, और यह नदी उत्तर की ओर में प्रवाहित होकर बिहार के पटना से पूर्व गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। सोन नदी गंगा नदी के दाहिने तट की कैसी है? सहायक नदियां है। ठीक है, इतना समझ गए। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? जो थ्योरी है एक आपकी इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी, इसका प्रतिपादन पूछा गया है कि किसने दिया है ये इजी रेवेंस्टीन ने, जी के जिप ने, डीजे बोग ने या फिर एफ स्टोफन ने। तो ये दिया है आपका अपॉर्चुनिटी वाला एस स्टोफन ने दिया हुआ है। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। इसमें मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी का प्रतिपादन किया था एस स्टोफर ने। रेवेंस्टीन ने दिया था लॉज ऑफ माइग्रेशन का प्रतिपादन किया था किसने? रेवेंस्टीन महोदय ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह अधिकतम एल्बिडो पैदा करती है? सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है? सवाल है आच्छादन का। एल्बिडो होता क्या है? पहले तो आप ये समझिए कि जो एल्बिडो होता है, जैसे कि सूर्य से हीट आई, ऊष्मा आई सूर्य से पृथ्वी पर, लेकिन ज्यादातर वो क्या कर देगी? परावर्तित कर देगी। तो वो क्या होता है? एल्बिडो होता है। तो सबसे ज्यादा परावर्तन कौन करता है ऊर्जा का? वो करता है जो एक घनी हिमाच्छादन या फिर जो सबल हिमाच्छादन होता है, इसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। सबल हिमाच्छादन सतह अधिकतम एल्बिडो पैदा करती है। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा के जितने भाग को वापस परावर्तन कर दिया जाता है उसी को कहा जाता है क्या? अल्बिडो उसको कहा जाता है। अगर पृथ्वी का औसत एल्बिडो पूछा जाए आप लोगों से तो आप बताएंगे कि पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% माना जाता है। हिमाच्छादित धरातल का एल्बिडो पूछे तो 70 से 90% होता है, यानी कि जो ऊर्जा सूर्य से उसको आती है हिमाच्छादित यानी कि बर्फ को, और बर्फ उसको 70 से 90% के बीच में वापस कर देती है। वन का एल्बिडो पूछे तो आप बताएंगे 5 से 10 होता है। गहरे बादल का 70 से 80 होता है। पतले बादल का 25 से 80 होता है। इनको कभी न कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इनको याद रखेंगे। मरुस्थलीय भूमि का होता है 15 से 25%। तर भूमि का होता है 10%। काली मिट्टी का होता है 8 से 14%। ये क्या होता है? इन सभी का अल्बिडो होता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। अब ये सूची एक सूची दो दी गई है, महासागरीय धारा दी गई है, उनके स्थान दिए गए हैं। इनको हमें मिलाना है। लेब्राडोर जो आपकी धारा है ये कहाँ पे चलती है? तो आपने देखा होगा ये जो लेब्राडोर जल धारा है अटलांटिक महासागर की धारा है, इतना पता है। और ये चलती कहाँ पे है?
चलेगी ये कनाडा के पूर्वी तट पर। अब आई ओयासियो। ओयासियो धारा है आपकी प्रशांत महासागर की, ठीक है। और प्रशांत महासागर में चलती कहाँ पे है, ये कोरिया के पूर्वी तट पर चलती है। किनारी की जलधारा ये कहाँ पर चलेगी आपकी, ये चलेगी मोरक्को के पश्चिमी तट पर। और बेंगुएला रह गई तो बेंगुएला चलेगी दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, ठीक है। ये आपके सभी धाराएं हो गई। और भी कई सारी धाराएं हैं, किसी न किसी दिन आपको वो भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा तभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से इनको मिलाना है सूची 1 सूची 2 में, तो चलिए मिला लेते हैं। ये क्या है, अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार मृदा की श्रेणियां दी गई हैं और निकटस्थ पर्याय दिए गए हैं। कौन सी मिट्टी कहाँ पर होती है। एंटीसोल्स, एंटीसोल्स कौन सी होती है, एंटीसोल्स होती है आपकी लेटराइट मिट्टी। इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स में आ जाएगी जो गैर प्रादेशिक मृदा होती है। और मोलिसोल्स, मोलिसोल्स में आ जाएगा आपका भूरी वन मृदा हो जाएगी। और ऑक्सीसोल्स में आ जाएगी क्या, चरनोजेम मिट्टी, ठीक है। ये किस में आ जाएंगे, ये इनके मिट्टी के अमेरिका के अनुसार विभाग दिए गए हैं और उनके किस तरीके की मिट्टी जो अपन लोगों को देखने को मिलती है उसमें इसका वर्गीकरण किया गया है। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, हिमनदी सरोवर के अचानक फट पड़ने से उत्पन्न बाद GLOF के यानी जो ग्लोफ होता है आपका, उसके संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं क्या है उत्तर से। इसमें क्या बोला है, अचानक बादल फटने पर पूछा गया है, हिमनदी सरोवर के फटने पर पूछा गया है। तो हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न होती है, ठीक कहा गया है इसमें। हिमोड़ और हिमरोधिका का विफल होना होता है, ये भी इसमें ठीक ही कहा गया है। बृहत अनुप्रवाह से निस्सृत पानी से बाढ़ आ जाती है, ये भी इसमें सही कहा गया है। कुछ सेकंडों के लिए घटित त्वरित घटना होती है, कुछ सेकंड के लिए नहीं होती है, ये कई कई दिन तक चलती रहती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी के ABC तीनों सही हो जाएंगे। तो C ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि हेलोक्लाइन निम्नलिखित में से किस में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करती है। हेलोक्लाइन क्या है, ये एक लाइन है, ये किसको इंगित करेगी, तापमान को, घनत्व को, लवणता को या फिर अविलता को। तो ये हेलोक्लाइन इंगित करती है लवणता को, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी, कि जो हेलोक्लाइन लवणता को इंगित करता है, सागरों में लवणता की अगर औसत मात्रा पूछी जाए तो आप लोग बिना सोचे समझे बता देंगे कि भैया होती है कितनी, 35% सागरों में औसत लवणता देखने को मिलती है। अब समान जो तापमान वाले स्थानों को दर्शाने वाली जो रेखा होती है उसको कहा जाता है क्या, आइसोथर्म कहा जाता है। और हेलोक्लाइन क्या होती है, समान लवण रेखाओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको कहा जाता है हेलोक्लाइन। ने एक और देख लीजिए, कि जो समान घनत्व वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा होती है उसको कहा जाता है पिक्नोक्लाइन, ठीक है। पिक्नोक्लाइन क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, हेलोक्लाइन क्या होता है, तीनों के तीनों को आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में देखेंगे। बृहद हिमालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपक्षरण आमतौर पर प्रबल होता है। कौन सा होता है, शैलखंड का विघटन होता है, स्क्रीन निर्माण होता है, विसल्कन यानी कि एक्सफोलिएशन होता है, कण की विघटन होता है। तो जो बृहद हिमालय की ये बात कर रहा है, यहाँ पे अपक्षरण होता है, क्या होता है, यहाँ पे जो शैलखंड होते हैं उनका यहाँ पे विघटन देखने को मिलता है ज्यादा से ज्यादा। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए, ठीक है। बृहद हिमालय में शैलखंड विघटन आमतौर पर प्रबल हो जाता है। बृहद हिमालय का आंतरिक भाग आर्कियन शैल है तथा सिरे एवं पार्श्व भाग अवसादी शैलों से निर्मित बना हुआ है। यानी कि जो बृहद हिमालय है उसका अगर आप आंतरिक भाग देखेंगे तो वो किससे बना हुआ है, आर्कियन शैल से एवं सिरे से बना हुआ है। अगर उसका आप पार्श्व भाग देखेंगे तो वो बना हुआ है किससे, अवसादी शैलों से। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई अगर आप जानेंगे तो वो हो जाएगी 6100 मीटर हो जाएगी हाइट किसकी, बृहद हिमालय की। और जो बृहद हिमालय है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में जाएगा नामचा पर्वत तक। नामचा पर्वत कहाँ पे है आपको, ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा नामचा पर्वत, ठीक है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक अगर लंबाई चौड़ाई पूछी जाए तो ये हो जाएगी लंबाई 2500 किलोमीटर की ये लंबाई हो जाएगी। ऊंचाई पूछेंगे या फिर चौड़ाई पूछेंगे तो वो आप बता देंगे कि 6100 मीटर इसकी
ऊंचाई होती है, ठीक है। और ये किस तरीके से फैला हुआ है, एक चाप के आकार में फैला हुआ है। जब आप जम्मू कश्मीर से जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, आप जाएंगे अरुणाचल प्रदेश तक, तो वहां पे आपको कैसा मिलेगा, ये चाप की भांति देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, आंकड़ों के ऊर्ध्व या फिर अधो उत्थापन को निरूपित करने वाले सतह क्षेत्र अनुमान को दर्शाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। ये कौन सा हो जाएगा, ऊर्ध्व या फिर अधो उत्थान को निरूपित करने वाला, ये किसके, आंकड़ों का, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अल्टीमेट्रिक वक्र, फ्लूवियोमेट्रिक वक्र, मॉर्फोमेट्रिक वक्र या फिर हिप्सोमेट्रिक वक्र। तो ये होता है क्या, आपका हिप्सोमेट्रिक वक्र होता है। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी, महासागरों की अगर औसत गहराई मापी जाए 3800 मीटर होती है, स्थल खंड की औसत ऊंचाई मापी जाए तो 840 मीटर होती है। स्थल खंड की ऊंचाई तथा महासागरीय गहराई को कहा जाता है उच्चतादर्शी वक्र या फिर हिप्सोग्राफिक हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और उच्चतादर्शी वक्र का निर्माण सर्वप्रथम जो किया था, कोसोनी ने किया था, ठीक है। किसने किया था इसका वक्र का निर्माण, कोसोनी महोदय ने इसका निर्माण किया हुआ है, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। प्रकार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित में से किन अभिलक्षणात्मक गुणों के आधार पर किया जाता है। कौन से हो जाएंगे आपके, परिवहन आवृत्ति और माल प्रवाह आवृत्ति। माल प्रवाह आवृत्ति एवं नदी बेसिन, इसके कोई संबंध नहीं होगा। भौतिक विशेषता एवं जनसंख्या अभिलक्षण, कृषि से संबंधित गहनता एवं वर्षा पद्धति। यहाँ पे प्रकारात्मक जो कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं उनका निर्धारण पूछा गया है। तो इसमें जो मेन कार्य हो जाएगा, उसमें कारक हो जाएंगे परिवहन की आवृत्ति क्या है और माल प्रवाह आवृत्ति क्या होती है। इसके आधार पर जो प्रकारात्मक क्षेत्र होते हैं उनका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फिर से आपके आ चुके हैं मैच द फॉलोइंग के, तो चलिए इनको मिला लेते हैं। स्थानीय मौसम की स्थिति दी गई है, वहां के राज्य दिए गए हैं, बारिश होती है उनको कुछ नामों से पुकारा जाता है। तो देख लेते हैं कौन सी बारिश कहाँ पे होती है। मैंगो सावर होती है, मैंगो सावर जो होती है आपको देखने को मिलेगी कर्नाटक में। ब्लॉसम सावर आपको देखने को मिलेगी केरल में। नॉर्वेस्टर्स देखने को मिलेंगे आपको पश्चिमी बंगाल में, एवं लू देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, स्थानीय जो मौसमी स्थिति है, हवाएं चलती हैं, वर्षा आती है, इसके कारण इनमें राज्यों में अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है या फिर बुलाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। दो परतंत्रों के बीच संक्रमित जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है क्या, संक्रमिका यानी कि इकोटोन, इकोटाइप, जैवाशक या फिर बायोम्स। तो जो ये दो परतंत्रों के बीच का संक्रमित क्षेत्र होता है, एक ये वाला हो गया क्षेत्र, एक ये वाला हो गया। अब ये दोनों से मिलकर जो बना है इसको कहा जाता है क्या, इकोटोन इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्याख्या देख लीजिए इसकी पहले। दो परतंत्रों के बीच की संक्रांति क्षेत्र को कहा जाता है संक्रमिका या फिर इकोटोन इसको कहा जाता है। बायोम एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई होती है जिसमें जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के समूह एवं क्रियाशील रूप इसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आप लोग थोड़ा सा इसको देख के चले, वीडियो ठीक से नहीं हो पाई है। सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल है, कहाँ पे है ये आपका, आर्कटिक समुद्र जल में या फिर उत्तरी प्रशांत महासागर जल में, आर्कटिक समुद्री जल में या फिर उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल। तो सर्वाधिक घनत्व वाला पूछा गया, सबसे ज्यादा घनत्व किसमें होगा, तो यह होगा आपका उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल हो जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा घनत्व मिलेगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रति इकाई आयतन में जल के द्रव्यमान को जल का घनत्व कहते हैं, इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एडवर्ड उलमैन की परिवहन पद्धति के तरीके के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अनुपूरकता को निरूपित करता है, क्या करता है, प्रदेशों की किसी उत्पाद की मांग और पूर्ति, प्रदेशों में उत्पाद के संचलन की लागत, किसी प्रदेश में उत्पाद की उपलब्धता या फिर किसी प्रदेश में उत्पाद की अनुपलब्धता। तो जो एडवर्ड उलमैन है उन्होंने परिवहन पद्धति के तरीके बताए हुए हैं, उनमें उन्होंने क्या बताया था, जो प्रदेशों की किसी भी उत्पाद की मांग एवं पूर्ति के आधार पर उनको निरूपित किया गया था। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एडवर्ड उलमैन के परिवहन पद्धति तरीके के अनुसार प्रदेशों में किसी उत्पाद की मांग की पूर्ति अनुपूरकता को निरूपित करता है।
हैरिस एवं उलमैन ने 1945 में एक सिद्धांत दिया था, बहुनाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एल नीनो के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एल नीनो दक्षिणी दोलन यानी कि एंसो क्या है? महासागरीय प्रक्रिया है, वायुमंडलीय प्रक्रिया है, महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया है, महासागरीय वायुमंडलीय थल प्रक्रिया है। तो आप लोगों को पता होगा जल में होती है वाली क्रियाएं, हवा में होती है, वायु में होती है, तो आपकी क्या हो जाएगी? ये महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है जब दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एल नीनो यानी कि गर्म धारा है ये प्रवाहित होती है, तो दक्षिणी दोलन ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 20 क्वेश्चन है ये आपका 20 रामसर कन्वेंशन से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण से, आर्द्र भूमियों से, मरुस्थलीकरण से या फिर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से। तो जो आपका रामसर कन्वेंशन है ये संबंधित है आर्द्र भूमियों से। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन 1971 ईस्वी में शुरू हुआ था। वर्तमान भारत में वर्तमान कितनी है? 38 आर्द्र भूमियां हैं। अभी तो और भी हो गई है, शायद 42 है, और भी हम आपको कंप्लीट बता देंगे कितनी है। भारत में शुष्क भूमि को भी रामसर आर्द्र भूमियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। ओजोन परत की क्षरण हेतु 1985 में वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में एक वियना कन्वेंशन हुई, जो ओजोन क्षरण एवं पदार्थों पर संपन्न प्रथम सार्थक प्रयास था। ठीक है, किस पर था ये? ओजोन क्षरण के लिए था। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। आर ई मर्फी ने अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस किया था, एंड मार्क जेफरसन ने प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दोनों सही है। एंड गोल्डन चेल्डे ने दिया है थ्योरी ऑफ अर्बन ओरिजिन, ये भी ठीक दिया गया है। एंड ई सेवेरस्की ने दिया हुआ है यहाँ पे स्टडी ऑफ सीवीडी। सीवीडी की स्टडी ई सेवेरस्की ने नहीं की थी, तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सेन एंड्रियास ब्रंस निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? वेन्यू ऑफ जोन का, पट्टिका या फिर प्लेट का रचनात्मक मार्जिन, एंड प्लेट का विध्वंस मार्जिन या फिर प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन। जो सेन एंड्रियास ब्रंज है ये उदाहरण हो जाएगा आपका, जो प्लेट है उसका कंजर्वेटिव मार्जिन में आ जाएगा। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन सदस्य देशों की संख्या के संदर्भ में सबसे बड़ा है? ओपेक है, सार्क है, आसियान है या फिर यूरोपीय संघ है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ है। क्षेत्रीय सहयोग संगठन सदस्य देशों की संख्या के संदर्भ में सबसे बड़ा हो जाएगा यूरोपीय संघ। व्याख्या देख लीजिए, ये जो समुदाय है 1958 में 6 यूरोपीय सदस्य देशों जैसे फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, हॉलैंड, इटली द्वारा स्थापित किया गया था। 1967 का टाइम आया, उपनिवेशित शासन ने 18 देशों ने भी इस समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर ली। अभी जो आगे का टाइम आया 1973 का, उसमें ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, आयरलैंड, 1981 में यूनान, 1987 में स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, ये भी क्या हो गए? इसके सदस्य बन गए। और 2004 का टाइम आया तो 10 अन्य पूर्वी यूरोपीय देश इसमें सम्मिलित हो चुके थे। संपन्न 25 देश इस संगठन के सदस्य बन चुके थे। ओपेक में 14 सदस्य, आसियान में 10 सदस्य हैं और सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं। ठीक है, सदस्यों की संख्या याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी संबंधी आपदा है? कौन सी हो जाएगी? बाढ़ हो जाएगी, भूस्खलन, हिमखाव, बादल फटना। तो जो मौसम संबंधी है, बादल फटना यानी कि एक हो जाएगी मौसम संबंधी घटना हो जाएगी कि जब वो बादल बनेंगे, बारिश पहुंचेगी, कहीं पर संघनन होगा, तब बादल फटेंगे, अन्यथा नहीं फटेंगे। जो बारिश का मौसम आएगा तभी ये वाली घटना आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल से संशोधन स्वीकार किए गए हैं? कहाँ से किए गए हैं? अबू धाबी से, रियाद से, दोहा से या फिर मस्कट से? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहा से। जापान के शहर है क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को हुए यूएन एक्ट ट्रिपल सीसी के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था। इसके तहत संधि में शामिल 37 विकसित देशों से सामूहिक ऐप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए
2008 से 2012 तक 5.2 कटौती करने का प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? ये जापान का शहर है क्योटो, वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आत्मसतीकरण की सामाजिक प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है? कौन सा हो जाएगा? समाज के विकास के चरण, सामाजिक गतिविधियां, घनिष्ठ सामाजिक संपर्क या फिर आमूलन। तो इसमें अवरुद्ध करता है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका आमूलन। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संघीय राज्य के निर्माण को बढ़ावा नहीं देता है? संघीय राज्य को कौन बढ़ावा नहीं देता है? व्यापक क्षेत्र, सजातीय जनसंख्या, विषम आकार या फिर विभिन्न मुख्य क्षेत्रों की विद्यमानता। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ावा नहीं देगा, वो सजातीय जनसंख्या हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, सजातीय जनसंख्या, अपना जो इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, जाति और धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, और इसीलिए क्या है, यहाँ पे संघवाद एक ऐसी परिकल्पना होती है जिसके द्वारा राष्ट्र का समायोजन राष्ट्र राज्य के साथ में किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।